नमस्कार। आज हम सादत हसन मंटू की एक बहुत ही जानी मानी कहानी धुआं की गहराई में उतर रहे हैं। जी। धुआं एक ऐसी कहानी है जो एक कम उम्र लड़के मसूद की नज़र से दुनिया को देखती है हाँ। और ख़ास तौर पर एक सर्द धुंधली सुबह को उसके अंदर जो अजीब से मतलब नए से एहसास जाग रहे हैं, ये कहानी उसी का बयान है। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत तो ये कहानी खुद ही है, पूरी कहानी, और कोशिश यही रहेगी कि इसके जो अहम नुक्ते हैं, इशारे हैं, उनको समझें। हाँ, क्योंकि धुआं सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये जैसे किशोरावस्था की दहलीज पर खड़े एक लड़के के मन में जो उथल-पुथल चलती है ना, उसका एक आईना सी है। सही कहा। मंटो की खासियत यही है कि वो रोजमर्रा के बहुत ही आम लगने वाले वाक्यों से बहुत गहरे इंसानी जज्बात और बदलावों को पकड़ लेते हैं। तो फिर शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। मसूद स्कूल जा रहा है। हाँ, सुबह का वक्त है। और रास्ते में वो देखता है एक कसाई को। उसके टोकरे में 2 ताजा ज़बा किए हुए बकरे हैं। हाँ। खाल उतरी हुई। और उनसे धुआं उठ रहा है। ये मंजर है जो मसूद को एकदम से खींच लेता है। ये सिर्फ देखना भर नहीं है, जैसा आपने कहा। मंटू लिखते हैं कि वो गोश्त वो जगह जगह से फड़क रहा था। हाँ, फड़क रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कभी-कभी मसूद की अपनी आंख फड़का करती थी। अच्छा। हाँ। और इस नंगे फड़कते गोश्त से जो धुआं उठ रहा है, उसको देखकर मसूद के ठंडे गालों पर जैसे एक गर्मी की लहर सी दौड़ जाती है। ये कहानी की पहली और मेरे ख्याल से सबसे अहम तस्वीर है। इसमें जिंदगी है, मौत है, जिस्म की हकीकत है, और वो गर्मी, वो धुआं जो शायद मसूद के अंदर भी कहीं उठ रहा है। और माहौल भी बड़ा अजीब सा है। सुबह के 9:15 बजे का वक्त है, लेकिन बादल हैं तो अंधेरा सा लग रहा है। हाँ। जैसे अभी सुबह हुई ही ना हो। सर्दी है, लोगों के मुंह से भी धुआं निकल रहा है। बाजार खुला तो है, लेकिन आवाजें बहुत दबी-दबी सी हैं, सरगोशियों जैसी। हर चीज पर जैसे एक बोझ है, एक भारीपन, जैसे सब कुछ बादलों के नीचे दबा हुआ हो। और इसी माहौल में मसूद बस्ता दबाए धीरे धीरे स्कूल जा रहा है। ये जो बाहरी माहौल है ना, ये असल में मसूद की अंदरूनी कैफियत का ही अक्स है। हाँ, ये कनेक्शन साफ दिखता है। वही बुझिलपन, वही एक अनकही सी बेचैनी, और फिर जब वो उस ताज़ा गोश्त से उठा धुआं देखता है तो कहानी कहती है उसे राहत महसूस होती है। ये बात थोड़ी चौंकाती है। मतलब जिंदगी के इतने कच्चे बल्कि हिंसक रूप को देखकर राहत क्यों? ये दिलचस्प सवाल है। शायद इसलिए कि ये जो बाहरी मंजर है, ये उसके अंदर की जो धुंधली सी अस्पष्ट सी बेचैनी है, उससे ज्यादा वास्तविक है, ज्यादा जिसे वो समझ सके, ऐसा है। अच्छा, तो वो स्कूल पहुंचता है और वहां पता चलता है कि छुट्टी है, सेक्रेटरी साहब की मौत हो गई है। हाँ, और बाकी लड़के तो खुश हो जाते हैं, खेलने लगते हैं या घर भाग जाते हैं। पर मसूद, उसे कोई खास खुशी या दुख नहीं होता, उसे अफसोस भी नहीं होता सेक्रेटरी की मौत का। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे क्या याद आता है? अपने दादाजान के जनाजे का दिन। हाँ, वो दिन जब बहुत बारिश थी, कीचड़ था, कितनी मुश्किल हुई थी। फिसलना, ठंड में ठिठुरना, बर्फ जैसे हाथ पैर, मौत से जुड़ी ये यादें भी हैं, लेकिन उनमें भी मसूद का कोई जज्बाती जुड़ाव नहीं दिखता। जैसे वो बाहर से देख रहा हो सब कुछ। हाँ, एक तरह की भावनात्मक दूरी है, शायद एक खालीपन जो उसके अंदर पनप रहा है। तो सेक्रेटरी की मौत भी उसके लिए बस एक घटना है, कोई एहसास नहीं जगाती। तो वो स्कूल से घर लौटता है और रास्ते में फिर उसी कसाई की दुकान पर रुकता है। हाँ, बकरे अब भी वही हैं, एक लटका हुआ है, दूसरा शायद तख्ते पर रखा है। और इस बार सिर्फ देखने से उसे तसल्ली नहीं होती। नहीं, इस बार उसके दिल में ख्वाहिश उठती है उसे छूने की। वो आगे बढ़ता है और उंगली से उस फड़कते हुए गोश्त को छूता है। और वो गर्म है, उसकी ठंडी उंगली को वो गर्मी, वो हरारत भली लगती है। ये एक अहम मोड़ है कहानी में, है ना? देखने से छूने तक का सफर। बिल्कुल, ये उसकी बढ़ती हुई जिस्मानी और संवेदी जागरूकता कह सकते हैं। हाँ, जागरूकता, बिल्कुल। दुनिया को, चीजों को महसूस करने की एक नई सी ललक पैदा हो रही है। फिर वो घर पहुंचता है। अब्बा जी तो जनाजे में गए हुए हैं। घर पर माँ है बावर्ची खाने में और बड़ी बहन कुलसूम। हाँ, कुलसूम पास ही बैठी है, अपना संगीत का रियाज कर रही है, दरबारी सरगम शायद। और मसूद को बड़ा बेकार सा महसूस होता है। स्कूल बंद, पढ़ने को कुछ है नहीं, खेलने का भी मन नहीं। हाँ, वो ताश, लूडो जैसे खेलों से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो माँ के पास चला जाता है बावर्ची खाने में, वहां बैठ जाता है। माँ पालक काटकर हांडिया में डाल रही हैं। और पालक से भी वैसा ही सफेद धुआं उठ रहा है। हाँ, और फौरन उसे वो बकरे का गोश्त याद आ जाता है। और वो माँ को बताता है कि उसने कसाई की दुकान पर खाल उतरे बकरे देखे जिनसे धुआं निकल रहा था। माँ का जवाब बड़ा ही सपाट सा है। अच्छा। हाँ, जैसे उन्होंने सुना ही ना हो
या ध्यान न दिया हो, या शायद समझ ना पाई हो। फिर मसूद कहता है कि उसने उसे छूकर भी देखा, वो गर्म था। माँ का फिर वही जवाब, अच्छा, और वो बर्तन लेकर बाहर चली जाती हैं। लेकिन जब मसूद ये कहता है कि गोश्त फड़कता भी था, मसूद उंगलियों से इशारा करके दिखाता है। कुलसूम पूछती है, तो फिर क्या हुआ? मसूद कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बता रहा था। और तभी कुलसूम उससे कहती है कि उसकी कमर में दर्द है, दबा दे। यहाँ से कहानी एकदम घूम जाती है। यकीनन एक बहुत ही आम सी, रोजमर्रा की घरेलू सी बात लगती है ये कमर दबाना, लेकिन मंटो इसे मसूद के अंदरूनी सफर का अगला और बहुत अहम पड़ाव बना देते हैं। मसूद पहले तो मना करता है, लेकिन फिर 10 मिनट के लिए मान जाता है। हाँ, कुलसूम पलंग पर औंधे मुंह लेट जाती है और मसूद दीवार का सहारा लेकर अपने पांव से उसकी कमर दबाना शुरू करता है। और तभी उसे अचानक लगता है कि वो गोश्त को दबा रहा है। हाँ, ठीक वैसा ही गोश्त जैसा उसने सुबह कसाई की दुकान पर छूकर देखा था। ये एहसास कितना चौंकाने वाला है। बहुत। यहाँ मंटो बड़ी बेबाकी से, बिना किसी झिझक के, जिस्मानी अनुभव और बाहरी दुनिया के मंजर को मिला देते हैं। और जिस काम को मसूद ने बड़ी बेदिली से, मतलब बिना मन के शुरू किया था, हाँ, उसमें अब उसे एक अजीब सी, एक गुमनाम सी लज्जत महसूस होने लगती है। और कुलसूम की वो जो दबी दबी सी आवाज है, हाय हाय, वो इस एहसास को और गहरा कर देती है। ये सिर्फ जिस्मानी दबाव नहीं रह जाता फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके अंदर सोए हुए एहसासात का जागना है, एक ऐसी चीज जिसे वो समझ नहीं पा रहा, जिसका कोई नाम नहीं है उसके पास। और फिर ये कमर से आगे बढ़कर टांगों तक पहुंचता है। कुलसूम कहती है, टांगे भी दबा दे। हाँ, वो सीधा लेट जाती है। मसूद फिर दीवार का सहारा लेकर इस बार कुलसूम की रानों पर यानी झांगों पर वजन डालता है। और तब उसे क्या महसूस होता है? मछलियों सी तड़प। हाँ, पैरों के नीचे जैसे मछलियां तड़प रही हों। कुलसूम को गुदगुदी होती है, वो बेइख्तियार हंस पड़ती है। मसूद गिरते गिरते बचता है। लेकिन मसूद के तलवों में वो तड़प जैसे जमसी जाती है, वो दोबारा दबाना चाहता है। यहाँ वो लज्जत और बेचैनी का जो मिला जुला एहसास है, वो और तेज हो जाता है। कुलसूम कहती है गुदगुदी होती है, पर मसूद कहता है अब ठीक से दबाएगा। और वो दबाता है धीरे धीरे, बड़ी होशियारी से, जैसे कोई बाजीगर तने हुए रस्से पे चल रहा हो। उसे एक ऐसी लज्जत महसूस होती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और बार बार लगातार उसे उस बकरे के गरम गोश्त का ख्याल आता रहता है। ये उसकी उभरती हुई कामुकता और उसके साथ जुड़ी जो उलझन है, कन्फ्यूजन है, उसका बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। बिल्कुल, मंटू यहाँ कमाल कर जाते हैं। और फिर वो एक भयानक ख्याल उसके दिमाग में आता है। हाँ, कि अगर कुलसूम को ज़बह किया जाए तो क्या उसके गोश्त से भी वैसा ही धुआं निकलेगा? ये सोचकर वो खुद को मुजरिम महसूस करता है, दिमाग साफ करने की कोशिश करता है। ये कितना विचलित करने वाला ख्याल है। बहुत ज्यादा। लेकिन यही मंटो की महारत है, उनकी हिम्मत है। वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पर्दे के, उस कच्ची, अनगढ़ और हाँ, अक्सर परेशान कर देने वाली सोच को सामने रख देते हैं, जो जिस्मानी बदलावों और नई उत्तेजनाओं के साथ उभर सकती है। ये जैसे मासूमियत का टूटना है। हाँ, कह सकते हैं। जिस्म की हकीकत और उसके प्रति एक नए, परेशान करने वाले कुतूहल का इजहार है ये। वो इस नए एहसास को समझ नहीं पा रहा है, उसे कोई शक्ल नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसे ऐसे हिंसक, विचलित करने वाले रूप में सोच रहा है। इसके बाद कुलसूम कहती है बस बस, और मसूद शरारत करता हुआ, गुदगुदी करता हुआ कमरे से भाग जाता है। हाँ, एक तरह का रिलीज है शायद। बाहर सहन में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बादल और झुकाए हैं। और मसूद के जिस्म में एक अजीब सी, दिल नवाज सी गर्मी है, लेकिन बाहर की ठंडी हवा और वो पानी की बूंदें, उनसे झुरझुरी भी उठती है। अंदर गर्मी, बाहर ठंड। बिल्कुल, ये विरोधाभास उसकी मानसिक स्थिति को ही दर्शाता है। अंदर एक तूफान है, एक नई ऊर्जा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन बाहरी दुनिया ठंडी और अस्पष्ट है। वो कबूतर कबूतरी को देखता है, पास पास बैठे, पर फुलाए, गरम हांडिया जैसे। पौधों को देखता है जैसे नहा रहे हों। और वो ऐसी बातें सोचता है जिनका मतलब उसे खुद समझ नहीं आता है, जिन्हें वो महसूस तो कर सकता है, छू सकता है, पर पकड़ नहीं सकता। फिर भी एक गुमनाम मजा आता है। ये बढ़ती उम्र की बेचैनी, तलाश, सब कुछ है इसमें। हाँ, वो ट्रांजिशनल फेज है। दोपहर होती है, खाना खाते वक्त खामोशी छाई रहती है। बाप जनाजे से लौट आए हैं। बाप बेटे में कोई बात नहीं होती। माँ बाप के पास चली जाती हैं। मसूद खाना खाकर बैठक में चला जाता है, खिड़की खोलकर फर्श पर लेट जाता है। बारिश से सर्दी बढ़ गई है, हवा चल रही है, पर उसे ये सर्दी नाखुशगवार नहीं लगती। अजीब बात है, ऊपर से ठंडी पर अंदर से गर्म। उसे ख्वाहिश होती है
कि वो इस सर्दी में धंस जाए ताकि वो अंदर की राहत देने वाली गर्मी महसूस हो। उसके पट्ठों में हल्की सी दुखन है, अंगड़ाई लेने में मजा आ रहा है, जिस्मों में जैसे कुछ अटक सा गया है, जिससे एक दबी हुई बेचैनी, एक इस्तिराब पैदा हो रहा है। जैसे जिस्म खुद को खींचकर लंबा कर लेना चाहता हो। हाँ, ये जिस्मानी बेचैनी उसी अंदरूनी उथल पुथल का नतीजा है जो सुबह से चल रही है। वो सारे अनुभव, एहसास, ख्याल सब उसके अंदर जमा होकर अब इस बेचैनी, इस इज़्तिराब की शक्ल ले रहे हैं। फिर वो ऊब जाता है, उठता है, सहन में आता है। घर में खामोशी है, कमरे बंद हैं, बारिश रुक चुकी है। वो अपनी हॉकी स्टिक और गेंद निकालता है, सहन में खेलने लगता है। गेंद जोर से दरवाजे पर लगती है, अंदर से अब्बा की आवाज आती है। कौन? मसूद जवाब देता है। बाप कहते हैं कि माँ उनका सर दबा रही हैं, ज्यादा शोर न मचाएं। मसूद खेलना छोड़ देता है। और शायद ये जो रुकावट आई है, ये जो टोका गया है उसे, ये उसके अंदर के तनाव को बाहर निकलने का एक बहाना दे देती है। उसे शरारत सूझती है। हाँ, वो दबे पांव सामने वाले कमरे की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा बंद है, दूसरा आधा खुला है। और फिर बिना सोचे समझे वो धमाके से उस आधे खुले दरवाजे के दोनों पट खोल देता है। कहानी का क्लाइमैक्स, चरम बिंदु। बिल्कुल, अंदर से दो चीखें आती हैं। कुलसूम और उसकी सहेली बिमला पास पास लेटी हुई थीं, खौफजदा होकर झट से लिहाफ फोड़ लेती हैं। लेकिन एक पल के लिए मसूद ने देख लिया था, बिमला के ब्लाउज के बटन खुले थे और कुलसूम उसके नंगे सीने को घूर रही थी। ये देखकर मसूद का क्या हाल होता है। कहानी कहती है, मसूद कुछ समझ न सका, उसके दिमाग में धुआं सा छा गया। वही धुआं जो सुबह गोश्त से उठ रहा था, जो मौसम में था, जो पालक से निकला, अब उसके दिमाग पर छा गया है। उसे अपने अंदर एक बहुत बड़ी अथाह ताकत महसूस होती है, पर सोचने समझने की शक्ति जैसे कमजोर पड़ जाती है। हाँ, ये वो चुरांत क्षण है जहां वो अस्पष्ट एहसास, वो जिस्मानी कुतूहल, बहन को दबाने का अनुभव और अब ये चौंकाने वाला दृश्य सब मिलकर उसकी समझ को पूरी तरह धुंधला देते हैं। वो जो देख रहा है वो उसके पहले के अनुभवों से जुड़ तो रहा है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे वो संभाल नहीं पा रहा। बिल्कुल, ये भ्रम है, शक्तिहीनता का एहसास है और साथ ही एक अनियंत्रित बेलगाम ऊर्जा का उबाल है। वो फौरन उल्टे कदम लौटता है, बैठक में जाता है, अपनी हॉकी स्टिक उठाता है और उसे दोनों हाथों से पकड़कर घुटने पर रखकर तोड़ने की कोशिश करता है। ये उस अंदरूनी तूफान का, उस अथाह ताकत और उतनी ही गहरी उलझन का बाहरी इजहार है। वो उस ऊर्जा को, उस बेचैनी को कहीं तो निकालना चाहता है। हाँ, हॉकी स्टिक एक प्रतीक बन जाती है उस वक्त। लेकिन हॉकी स्टिक मुड़ती तो है, उसमें खम पैदा होता है, पर वो टूटती नहीं। वो पूरी ताकत लगाता है, उससे जैसे कुश्ती लड़ता है, पर आखिर में थक कर हार मान लेता है और झुंझलाकर हॉकी को परे फेंक देता है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कितना पावरफुल अंत है। बहुत। हॉकी का न टूटना, ये जैसे उसकी अपनी उलझन का ना सुलझना है। वो इस नई ताकत को, इन नए एहसासात को न समझ पाया, न उन पर काबू पा सका। वो धुआं, वो उसके पूरे वजूद पर तारी हो गया, सब कुछ अस्पष्ट, अनसुलझा। बिल्कुल। मंटो ने वाकई कमाल की बारीकी से एक लड़के के जिस्मानी और जज्बाती तौर पर बड़ा होने की जो प्रक्रिया है, उसकी उलझने हैं, डर है, कुतूहल है, सबको पकड़ लिया है। हाँ, धुआं सिर्फ एक बाहरी चीज नहीं रह जाती, वो उसके जहन का, उसके तजर्बे का, उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी हमें उस नाजुक दौर में ले जाती है जहां मासूमियत धीरे धीरे खत्म हो रही होती है और दुनिया के रंग, दुनिया के मतलब बदलने लगते हैं। और मंटू कोई आसान जवाब नहीं देते, कोई समाधान नहीं पेश करते हैं, बस उस बेचैनी को, उस तलाश को और उस धुएं को महसूस करवाते हैं। और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इस धुएं के पार मसूद के लिए क्या है, ये अनुभव उसे कहाँ ले जाएगा, इसका असर क्या होगा। शायद यही सवाल मंटू हर पढ़ने वाले के लिए छोड़ना चाहते थे। हर कोई अपने तजुर्बे और अपनी समझ से इस धुएं का मतलब निकाल सकता है, इसलिए ये कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में घूमती रहती है। तो ये थी हमारी आज की गहरी बातचीत सादत हसन मंटो की कहानी धुआं पर। उम्मीद है ये विश्लेषण आप सबको पसंद आया होगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी नफ्सियात, इंसान का मन, उसकी गहराइयां कितनी पेचीदा और अक्सर कितनी अनकही होती हैं। अगर आपको ये कहानी और हमारी चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो घंटी का निशान है, बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको तुरंत पता चल जाए। अगली कहानी तक के लिए
इजाजत दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।